हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, यानी आप सभी के क्लास 10th के पेपर हिंदी में आप सभी का ठीक है कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक आते हैं, सभी हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। और आप सभी के क्लास 10th हिंदी में ठीक है आने वाले यानी पूरे किताब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे उत्तर के साथ बताएंगे और आप सभी को ठीक है हिंदी के पेपर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आपको लिखना कैसे है जिससे आपको 100% गारंटी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, वो तरीका हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। और आपके पूरे किताब से आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाले जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं ठीक है बहुविकल्पी क्वेश्चन, ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आप सभी को इस वीडियो में पूरा बताएंगे जो कि बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस मात्र 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आप सभी के हिंदी के पूरे किताब से जो आप सभी को ठीक है यानी जितना इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में नहीं आ सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सिर्फ यानी आप सभी लोग यानी पूरे आप लोग साल हिंदी की तैयारी किए हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे इस वीडियो से मात्र 1 महीने अगर आप लोग हिंदी की तैयारी कर लिए तो आप सभी को 100% मेरी गारंटी है कि आप सभी का हिंदी में 100 में 100 पूरा नंबर आएगा, एक भी नंबर आप सभी का कहीं पर भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम पूरे क्वेश्चन ही वायरल आपको बता दे रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएंगे ही नहीं कि आप सभी का हिंदी में नंबर कम हो। अगर आप सभी का यानी कि 70 नंबर का पूर्णांक है हिंदी के पेपर का तो आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। अंतिम मौका है, आप सभी लोग मात्र इस वीडियो को देखकर आप लोग मार दोगे छक्का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप सभी लोग भी अगर चाहते हो कि इस बार आप सभी को ठीक है आपको अब की बार 95% से भी पार आप सभी लोग को नंबर लाना है, आप लोग टारगेट बनाए हो तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और आपके पूरे किताब से सबसे महत्वपूर्ण जो हिंदी का टॉपिक है, हिंदी का प्रश्न है, वो कौन कौन से है। तो देखिए सबसे पहले और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस बार 100% गारंटी है कि आप सभी के एग्जाम में हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, पूरा यही क्वेश्चन आएगा आप सभी के पेपर में। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से, सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश संस्कृत के ठीक है, और कौन कौन से निबंध है, प्रार्थना पत्र है, जीवन परिचय कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आप सभी को ये भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है ठीक है जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है उसको हम आप सभी को बता देते हैं। उसके बाद हम आपको आगे जो हिंदी का टॉपिक है प्रश्न है उसको बताएंगे, पूरा लिखकर लिखित उत्तर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 20 सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कितने वायरल क्वेश्चन है जो हर साल ये आ रहे हैं। ठीक है, आप सभी को ये देखना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है रस मीमांसा कृति के लेखक हैं। ठीक है, रस मीमांसा कृति के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है या प्रेमचंद है जिनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो देखिए रस मीमांसा वाला जो ये रचना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी हिंदी के पेपर को आप लोग उठाकर किसी भी साल का देखोगे तो ये जरूर आया रहेगा। ठीक है, रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दूसरा, हिमालय की पुकार किस विधा की रचना है, जीवनी है, निबंध है, आलोचना है या उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हिमालय की पुकार है ये जो है ये जयप्रकाश भारती का है और ये आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पे विधा पूछ रखा है तो सिर्फ आपको विधा के बारे में ही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, जैसे विधा में हो गया ये निबंध है, उपन्यास है, जीवनी है, आलोचना है, नाटक है कि क्या है। तो यहाँ पे जो हिमालय की पुकार है ये जयप्रकाश भारती जो कि आप सभी के ठीक है गद्यांश के न्यू चैप्टर हैं, यानी पहले चैप्टर थे बट ये क्या हुआ 30% में कम हो गया था, लेकिन इस बार आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो यानी ये किसका है, जयप्रकाश भारती का आलोचना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है,
कौन सा है? 4 ऑप्शन रहेगा। 1919 से 1920 ईस्वी, 1919 से 1938 ईस्वी, 1925 से 1937 ईस्वी, 1919 से 1940 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्ल युग का समय सीमा पूछ रखा है। तो शुक्ल युग का जो समय सीमा है वो 1919 से 1938 है। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, यानी ये समय सीमा वाला क्वेश्चन आपके पेपर हिंदी में कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप लोग के यानी 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, बिहारी की रचना है। क्या है? सिद्धराज है, ठीक है, रस कलश है, बिहारी सतसई है या बावरा अहेरी है। तो बिहारी की रचना बिहारी सतसई है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आपको ये ध्यान में रखना है, आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि रचना कौन सी नहीं है पूछ रखा है। ठीक है नहीं पूछा है, नहीं है। तो कामयानी, ठीक है, अजातशत्रु, झरना, साकेत। तो कामयानी तो है, ठीक है, अजातशत्रु भी है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, कामयानी इनका महाकाव्य है। बाकी यहाँ पे झरना है, ठीक है, ये इनकी रचना है। और यहाँ पे जो ये साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6वां, विचार विधि किसकी निबंध संग्रह है? ठीक है, पंडित बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, महादेवी वर्मा की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? तो जो विचार विधि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है, रचना है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। देखिए जितने भी आप सभी के चैप्टर दिए हुए हैं ना आपके हिंदी में, गद्यांश और पद्यांश के, तो आप लोग जब उनके जीवन परिचय याद करने जाओगे तो उसी के नीचे जीवन परिचय के आपके बुक में या क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, रचना दिया रहता है। तो आप लोग जिनका जीवन परिचय याद, यानी जितने भी चैप्टर आपके हिंदी के पेपर में दिए हुए हैं किताब में, आप लोग उन सभी के जीवन परिचय को याद कीजिए, यानी उनका नाम जो लेखक है और उनके नीचे जितने भी रचना है उसको याद कर लीजिए। और आप लोग ऐसे याद कीजिए, यानी कि आप लोग विचार विधि किसकी रचना है ये भी याद कर लीजिए कि हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। विचार विधि किस विधा की रचना है, तब ये निबंध की है। ठीक है, ये वाला भी, यानी 2 तरीके से आप लोग रचनाओं को जरूर याद कर लीजिए। और आपके हिंदी के जो किताब है ना उसी के गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड जो जितने भी कवि लेखक हैं उन्हीं से रिलेटेड रचना आता है, इससे बाहर एक भी रचना नहीं आता है। ठीक है, अगर आप लोग तैयार कर लीजिए विधा और लेखक की रचना तैयार कर लिए तो आपका बिल्कुल 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नेक्स्ट है यहाँ पे रामचरितमानस किसकी रचना है? अब देखिए सूरदास की है, तुलसीदास की, रसखान की या कबीर की? तो रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है? तुलसीदास की है, जिनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है, जो आपके चैप्टर में भी दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8वां, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, मर्यादा और हंस है या छाया और प्रभा है, सुधा और हंस है या सरस्वती पत्रिका है? ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो मर्यादा और हंस पत्रिका है। जितने भी बताएंगे क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल है और आपको 100% समझ में आएगा। हमारी यहाँ पे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम कोई भी रटी रटाई आपको बात नहीं बताते हैं। जो भी बताएंगे वो समझा कर बताएंगे और आपको 100% समझ में भी आएगा वो टॉपिक। नेक्स्ट है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, झूठा सच किस विधा की रचना है? देखिए यहाँ पे भी विधा पूछ रखा है और ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो झूठा सच किस विधा की रचना? नाटक है, कहानी, उपन्यास है, आत्मकथा, आलोचना है, जीवनी है या क्या? और ये जो झूठा सच है, ठीक है, ये यशपाल का क्या है? उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में एक जरूर आएगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए इसमें चयन करना है। पहला है कि डॉक्टर जो नागेंद्र हैं वो ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये ख्याति प्राप्त उपन्यासकार नहीं थे। नेक्स्ट है गबन जयशंकर प्रसाद की कृति है, ये भी गलत है क्योंकि गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास है। नेक्स्ट है इरावती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि इरावती, अपूर्व, तितली ये सब जो उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? एक उपन्यासकार थे। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम आपको 2 क्वेश्चन इसमें दे दी, यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिससे कि आपका यानी दोनों में से कोई भी आ सकता है।
सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक है, ये भी गलत है, ये आलोचक नहीं थे। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है, ये भी गलत है, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद्र की है। नेक्स्ट है सी, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि ये उपन्यास नहीं है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है लेकिन ये उपन्यास विधा नहीं है। नेक्स्ट डी, क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, ये सही है। ठीक है, क्या भूलू क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है, ये आत्मकथा है। और हरिवंश राय बच्चन जी हैं जो है वो अमिताभ बच्चन को आप सभी लोग जानते हैं, उन्हीं के पिताजी थे। ठीक है, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है, शोक होता है, भय, हास्य या निवेद। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता दें जो इस बार आपके रस आएंगे वो इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है। पहले क्या था कि उसका परिभाषा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल आप सभी को लिखना पड़ता था, बट इस बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में ही आएगा। और इसमें आप सभी को क्लास 10th में करुण रस और हास्य रस, ही 2 रस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग दोनों रस के स्थायी भाव को याद कर लीजिए और उससे रिलेटेड आप लोग 3-3 उदाहरणों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि उदाहरण जो होता है इस तरीके से पहचानने के लिए उदाहरण दिया रहेगा और आपको पहचानने के लिए दे देगा कि ये कौन सा रस है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। इस तरीके से हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे अलंकार पूछ रखा है। ठीक है, अलंकार में क्या है, अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है, उपमा है या श्लेष है। देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला यानी क्या है कि जो मन है, ठीक है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टोटल हम आप सभी को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11-11 होती है, 13-13 या 16-16 या यहाँ पे 24-24। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पूछ रखा है और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा और चौथा चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है सिर्फ प्रथम और तृतीय, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। और आपको देखिए छंद में आपको सोरठा और रोला छंद क्लास 10th में पढ़ना है, दोनों से रिलेटेड आप लोग मात्राओं को याद कर लीजिए और एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 15, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए बात आती है उपसर्ग की। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड दिया है अपमान। उपसर्ग का मतलब कि जो भी यहाँ पे वर्ड दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आगे कौन से शब्द लगे, यानी उपसर्ग का मतलब कि आगे लगने वाले शब्द। अब इसमें आगे कौन से शब्द लगे हैं, यहाँ पे उपसर्ग अप लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें हम मान जोड़ दिए तो एक नई वर्ड बन गया अपमान। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लगने वाले वर्ड को ही उपसर्ग कहते हैं। तो अप लगा है तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, अप। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16, राजा और रानी में कौन सा समास है। अब देखिए दिगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि। अब हम आपको बता दें कि राजा और रानी, ठीक है, यहाँ पे क्या है और है, जहां भी जिस वर्ड में इस तरीके से यहाँ पे और शब्द की लोप हो जाए वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे माता पिता, माता और पिता, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास बन गया क्योंकि और शब्द का उसके बीच में लोप है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया द्वंद्व। ठीक है, जहां पर भी ऐसे और आ गया आप लोग बिना सोचे द्वंद्व समास मार दीजिए, 100% आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17, कुआं का तत्सम है। ठीक है, आप लोग देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा लास्ट तक वॉच करोगे तभी आप सभी का हिंदी में 100 में 100 पूरा नंबर आएगा। ठीक है, पूरा आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि जितना वीडियो, ठीक है, लास्ट होता जाएगा उतनी ही आपको इम्पोर्टेंट चीज मिलती जाएगी, इसलिए आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप सभी का मात्र यानी आप लोग अगर इन सभी टॉपिक को सिर्फ 1 मंथ आप लोग इसकी तैयारी कर लिए तो आप सभी का हिंदी में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपके अंदर जिद और जुनून है तब। ठीक है, पूरा नंबर लाने के लिए। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, कुआं का तत्सम है, कूप है, नदी है, कुइया है या कूप है। ठीक है, तो देखिए जो कुआं है, ठीक है, कुआं का यानी आपको कुआं में ये देखना है कि इसका जो तत्सम है
उसमें जो मात्राएं रहेंगी वो इस तरह से रहेंगी, ठीक है। और ये वाली मात्राएं जो है ये नहीं रहेगी, ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो कुआं का जो तत्सम होगा इसमें ये कुआं का ये वाला होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा, ठीक है। समुद्र होगा, झील होगा, तड़ाग होगा या महासागर होगा। तो तालाब शब्द का तत्सम जो होता है वो तड़ाग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। युष्मत की विभक्ति वचन बताइए, ठीक है। युष्मत की विभक्ति और वचन आपको बताना है। तो देखिए त आ गया, ठीक है। जिसमें भी त आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन रहेगा और ये पंचमी विभक्ति रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। अगर आप सभी लोग यानी हमने जो है शब्द रूप और धातु रूप पहचानने की ट्रिक बताया हुआ है। अगर आप लोग मात्र उस छोटी सी ट्रिक की वीडियो देख लोगे तो आप लोग 1000 प्लस विभक्ति और वचन को, ठीक है, आप सभी लोग बिल्कुल ट्रिक से याद कर लोगे। कभी आपका गलत हो ही नहीं सकेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, विभक्ति पहचानने की ट्रिक, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, हमारे चैनल का नाम भी आपको सर्च करना है, ठीक है। वहां पे वीडियोज आ जाएंगे और वहां से आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपकी, ठीक है, जितने भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या विधेय, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया है 21 क्वेश्चन। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कर्मणी का प्रयोग, भावे का प्रयोग, कर्तरी का प्रयोग, ठीक है, या वाच्य। तो यहाँ पे उसे भावे का प्रयोग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट। क्वेश्चन है 22। कमल का पर्यायवाची शब्द है, जलद है, नीरद है, पंकज है, सभी है, ठीक है। यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि जैसे आपको अगर जल की पर्यायवाची पता है, ठीक है, तो जल की पर्यायवाची में आप लोग प्लस ज लास्ट में कर दोगे तो वो कमल की पर्यायवाची बन जाएगी, ठीक है। जैसे जल है, अब इसमें हम ज जोड़ दिए तो ये जलज हो गया, तो ये किसकी पर्यायवाची बन गया? कमल का, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे नीर होता है पानी का, ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ दिए? ज जोड़ दिए, नीरज, तो ये हो गया किसका? कमल का। अगर जल की पर्यायवाची में हम द जोड़ देंगे तो ये बादल की पर्यायवाची बन जाएगी, जैसे ये बादल की पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पंकज, अब यहाँ पे इसमें जो है यानी एक पंकज भी कमल की पर्यायवाची है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी पंकज। बाकी ये सब जो है ये सब बादल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया, प्रतिविशेषण, सर्वनाम या विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी राइट है। तो ये थे, ठीक है, टोटल यानी कि 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को बताएं। अगर आप लोग इन 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका यहाँ से तो 20 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। बाकी अब 50 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? 50 वाले नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आप सभी को ये बताते हैं और आपको उसको लिखना कैसे है, सब कुछ यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लिख करके बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और आप लोग देखिए, हम इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य होता है कि इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। और आपको हम इसका पीडीएफ भी देंगे टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, अब आपको हिंदी में 100 में 100 पूरा नंबर लाने के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कि हिंदी के पूरे किताब के जो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से है? तो सबसे पहला है कि कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, ठीक है। ये जो है ये आप सभी के एग्जाम में कम से कम, ठीक है, 15 से 20 बार आ चुका है, इतना वायरल है। यानी पूरे हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम गद्यांश का बात करें तो ये कुसंग का जोर वाला है, ये आपके पेपर में 100% पक्का आएगा। अब देखिए
पहला ये है। अब इसका आंसर आपको लिखना कैसे है, ठीक है। और दूसरा क्या है, विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए। तो अब देखिए इस सबसे पहले का हम आपको बता देते हैं आंसर, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला था कि कुसंग का जोर। अब ये आपके पेपर में किस तरीके से आएगा और आपको उसको लिखना कैसे है। तो देखिए आप सभी का जो खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 21 नंबर पे आप लोग कह सकते हो कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस तरीके से दिया रहेगा। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की पथ पर उठाती जाएगी, यानी उन्नति के पथ पर उठाती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। यानी ये जो आप सभी के पेपर में, ठीक है, यहाँ पे ये जो आएगा गद्यांश, ये कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर में आएंगे। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, इसमें अथवा करके दिया रहेगा, ठीक है। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर तीनों का काफी अच्छे तरीके से याद है, आप लोग उसी गद्यांश को हल कीजिएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला है जो उसी को हम हल करते हैं, ठीक है, कुसंग का जोर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, संदर्भ लिखने के लिए क्वेश्चन में दिया है। तो अब आपको देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको खंड ब लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। क कर रहे हैं तो क लिखिए, ख कर रहे हैं तो ख लिखिए। इसके बाद देखिए ये गद्य है, तो सबसे पहले आपको गद्य लिखना है और आपको इस पैसेज का क्या करना है, यानी कि आपको आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके, फर्स्ट के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड लिखना है। कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी। इसके बाद पहले क्वेश्चन अ में क्या था, अ में था यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए आपको सबसे पहले अ लिख करके संदर्भ लिखना है, ठीक है। इसमें आपको संदर्भ को किस तरीके से लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यानी आपको ऐसे लिखना है संदर्भ। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और देखिए, और ये जो है ये संगति आ गया, ठीक है, मित्र आ गया, मित्रता आ गया, तो ये मित्रता चैप्टर से है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। हम गद्यांश और पद्यांश को पहचानने की पूरी ट्रिक भी बताएं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आ जाएंगे, आसानी से देख लीजिएगा। तो ये तो था यहाँ पे संदर्भ। बाकी यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या जो है, इसमें आपको सिर्फ इतने का ही व्याख्या किया जाता है, यानी जहां तक जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है ना, सिर्फ उसी लाइन का व्याख्या करना है, ठीक है। तो आपको जो वर्ड लिखा हुआ है उसी से लिखना है, थोड़ा अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब देखिए प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक, ठीक है, रोग बताया है और ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर क्या करता है, प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यानी सब क्वेश्चन में एक यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढकर लिखना होता है। जैसे कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, तो देखिए कुसंग, ठीक है, यहाँ पे कुसंग है तो कुसंग से लेकर के करता है, यहाँ तक क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप लोग इसको भी लिख सकते हो या आप लोग इसको अपने शब्दों में भी बना सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे कुसंग का प्रभाव, ठीक है, वहां पे भयानक दिया है तो आप लोग भयानक का ही एक वर्ड विनाशकारी है तो आप लोग विनाशकारी लिख सकते हो। और ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का यानी सब क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे आप सभी को क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। यही तरीका से अगर आप लोग इससे चेंज लिखोगे तो आपको पूरे 6 नंबर नहीं मिलेंगे, 5-4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने बताया, जो तरीका हमने बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट तीसरा, विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, डैश डैश करना चाहिए। और
थर्ड है मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा न होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों है, जो तीनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे गद्यांश है, ये मित्रता पाठ से हैं और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, ये दोनों को हम पहले से भी इसका आंसर बता चुके हैं। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे अवेलेबल है। या आप सभी लोग ठीक है इसको तैयार भी कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में भी इसका सॉल्यूशन भी आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे संदर्भ, और देखिए आपको संदर्भ लिखने के लिए आएगा, रेखांकित की व्याख्या और एक प्रश्न आएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए दूसरा, यानी कि हे भगवान डैश डैश बना रही है और रोहतास दुर्ग डैश डैश कहाँ अंत था। ठीक है, तो ये जो दोनों गद्यांश है ये ममता पाठ से है और इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए, इससे बाहर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो तरुण संसार रहता है। ठीक है, जो तरुण संसार डैश डैश रहता है, हिंदी में प्रगतिशील डैश डैश सुहावने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखू से है, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। देखिए हम यहाँ पे पाठ का नाम, लेखक का नाम भी आपको बता देते हैं। आप लोग इसको बुक से, क्वेश्चन बैंक से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है यानी ये क्या लिखू जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये दोनों गद्यांश को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चैप्टर जो थे ये आपको पूरे इस बार हिंदी के सभी चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, 30% कम नहीं है, इसलिए ये वाले जो नए चैप्टर है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी टीचर ऐसा आपको नहीं बताता होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि न्यू जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हम जो आपको तरीका बता रहे हैं वो 100% बिल्कुल राइट रहेगा। जितनी अच्छी जानकारी हम आप सभी को दे देंगे, ठीक है, यूट्यूब पर आपको उतनी अच्छी जानकारी कोई नहीं देगा, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है। आप लोग हमारे टॉपर की वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हो, या आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करके ठीक है देख सकते हो। हमारी टॉपर की वीडियो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से ठीक है, आप लोग वहाँ से सीख जाओगे, गाइड पा जाओगे किस तरीके से टॉपर बना जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमने पढ़कर टॉपर बना है। तो वही सब क्वेश्चन हम आप सभी को भी बताते हैं, और यूट्यूब पर आपको इतने विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, और हो सकता है उनके क्वेश्चन आ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर हमारे चैनल से जितने भी स्टूडेंट हर साल जो एग्जाम की तैयारी करते हैं हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम में यानी 90%, 95% ला करके जिला टॉप ही नहीं बल्कि प्रदेश टॉप भी कुछ स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग ठीक है जितने भी, यानी कि हम आपको एक वीडियो बनाए हुए थे जब स्टूडेंट के रिजल्ट आए थे, तो उस समय जो स्टूडेंट थे वो काफी कमेंट किए थे, तो उन कमेंटों की एक वीडियो हमने बनाया है, जो कि स्टूडेंट जो थे, जो जिले टॉप थे, प्रदेश टॉप थे, उन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, कि हम आपके चैनल से टॉप किए, मेरे इतने नंबर आए। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, और देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ठीक है आपके हिंदी का, वो यहाँ पे ये है कि ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से लगभग 4 ऐसे गद्यांश है जो आपके पेपर में हर साल आते हैं। ठीक है, पहला, और ये रामधारी सिंह दिनकर का है, पहला है ईर्ष्या का काम डैश डैश पीछे हटे हैं। ठीक है, ये वाला आपको गद्यांश तैयार करना है। नेक्स्ट है ईर्ष्या का यही डैश डैश पड़ती है। ठीक है, ईर्ष्या से बचने का डैश डैश कम कर देगा मगर ऐसा डैश डैश विकास करे। ठीक है, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए बिल्कुल। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो 100% राइट है। आपको ऐसी जानकारी कोई भी नहीं देगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, मानव मन सदा डैश डैश करती रही है, हमारे देश में डैश डैश मानव पहुंच गया है। ये जो लेखक है इनके, ये जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, पाठ का नाम पानी में चंदा और चांद पे आदमी है। ये भी यानी ये सब न्यू चैप्टर है, और सबसे ज्यादा न्यू चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, ये भी 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब देखिए इसमें पहला दिया है अभिगत गति डैश डैश सगुन पद गावे। ठीक है, पहला ये दिया है, और दूसरा है निर्गुण कौन डैश डैश मति नासी, और ये जो है ये पद से है। ठीक है, पद के सुर सागर से है, और यहाँ पे कवि जो है वो सूरदास जी हैं। अब देखिए आपको लिखना कैसे है, पूरा हम आपको लिखने का तरीका यहाँ पे भी बताते जा रहे हैं।
जिससे आप लोग इसको लिख के ठीक है अच्छे नंबर लाइए हिंदी में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पद्यांश है ठीक है वो पूरा पद्यांश क्या है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ठीक है, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति, ताते सुर सगुन पद गावे। इस तरीके से ये दिया रहेगा। इसके नीचे जो है 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, ये रहेगा। तो देखिए सबसे पहले कि आपको सिर्फ यहां से लेकर के इतने का रेखांकित अंश का मतलब इतने का व्याख्या करना है। अब आपको व्याख्या कैसे करना है कि कैसे लिखना स्टार्ट करना है जिससे आपको पूरे 6 नंबर मिल जाए, एक भी नंबर न कटे। तो वो इस तरीके से सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है नंबर, ठीक है, 2, 3, 4, 22, 21 जो भी आप लोग लिख लीजिएगा। पद में अभिगत गति यानी अभिगत गति, ठीक है, फर्स्ट के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड, पद गावे। तो यहाँ पे अभिगत गति डैश डैश पद गावे। सबसे पहला और क्वेश्चन में संदर्भ लिखने के लिए है। ठीक है, इसके नीचे आप लोग इस तरीके से अंडरलाइन भी कर सकते हो। इसमें क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक के सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित, ठीक है, पद शीर्षक के सूरसागर से उद्धृत है। ठीक है, उद्धृत है और इसके रचयिता सूरदास जी, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद देखिए, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या है। इसमें सिर्फ आपको यहां से लेकर के यहां तक की व्याख्या करना है। सबसे पहले हम आपको इसका सारांश बता देते हैं, काफी सरल है, आप लोग को याद हो जाएगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है। ठीक है, यहाँ पे यानी निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है और निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म को उस तरह से समझा जा रहा है जैसे अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, ठीक है, अगर हम उस गूंगे व्यक्ति को कोई फल दे दें, ठीक है, फल जैसे फल को रस, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फल दे दें या हम उसको कोई भी स्वादिष्ट चीजें दे दें। ठीक है, अब जब वो गूंगा व्यक्ति उस स्वादिष्ट चीजों को खाएगा तो वो तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो गूंगा व्यक्ति है। ठीक है, गूंगा है, अब वो बोल नहीं सकेगा, तो जो चीजें वो खाएगा वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, और वो उसका जो, जैसे हम लोग क्या होता है, कभी कभी कोई चीजें खाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि काफी स्वादिष्ट चीजें हैं ये, लेकिन जो गूंगा व्यक्ति रहेगा आप लोग उससे पूछ भी नहीं सकते, अगर पूछोगे तो वो बोल भी नहीं सकता। वो यानी कि वो कितना भी स्वादिष्ट चीजें खा ले लेकिन वो अपने जबान से, अपने मुंह से कभी भी नहीं कह सकता कि ये फल इतना स्वादिष्ट था। ठीक है, सिर्फ वो उसका रस अंदर ही अंदर अपने, ठीक है, उसका परम स्वाद का आनंद वो अपने मन में ही ले सकता है, वो दूसरों से इसे कह नहीं सकता क्योंकि वो बोल नहीं सकता। ठीक है, वही यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म को उसी तरीके से बताया गया है। अब देखिए, निराकार ब्रह्म, निराकार या निर्गुण, ठीक है, निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, यानी ये भी क्या है, अज्ञात है, इसको भी बताया नहीं जा सकता है। इसके बारे में शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है, बहुत मजे से वो खाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वो वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता कि ये चीजें इतनी स्वादिष्ट थी। ऐसे आपको लिखना है। देखिए, जैसे हमने लिखा है ना, आपको उसी तरीके से हम आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसी तरीके से आप सभी को ऐसे ही पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें प्रस्तुत में पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, अब देखिए, ये निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है, यानी यहाँ पे एक भक्ति के रूप में यहाँ पे सूरदास जी जो हैं ये भक्ति रस का यहाँ पे वर्णन किया है। इसमें आपको पूरा भक्ति मिलेगा, तो ये यहाँ पे जो रस रहेगा वो भक्ति रस ही रहेगा। तो उक्त पंक्तियों में भक्ति रस का प्रयोग किया गया। सवाल क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यही निर्गुण कौन मतिनाशी, ठीक है, ये वाला है।
तो आप लोग इसका भी तैयार कर लीजिएगा। हम पहले से भी बता चुके हैं। हमारे चैनल पे 3 हिंदी के वायरल मॉडल पेपर की भी वीडियो आ गई है, आप लोग उन पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सूरसागर से है पद के, और ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। संदर्भ इसमें आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पे प्रश्न एक आएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए, रानी में जानी अनजानी डैश डैश दिए हैं। ठीक है, और पूर्ते निक्सी जल डैश डैश जल चुए। ठीक है, तो ये जो है ये गोस्वामी तुलसीदास का है, ये धनुष बंग, ठीक है, वन पथ पर से लिया गया है। इसको भी तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला है ये। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अतुलनीय जिनके डैश डैश रण गर्जन, ठीक है, और निर्भय स्वागत डैश डैश बहाकर। ये क्या है, दोनों जो है ये स्वदेश प्रेम से है, और इसके लेखक जो है वो रामनरेश त्रिपाठी हैं। इसका आंसर भी हम बता चुके हैं, हिंदी के प्ले लिस्ट में आप लोग ढूंढ कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अणु युग बने डैश डैश चंद्रानंद। ठीक है, नेक्स्ट है, चीटी और प्राणी डैश डैश चिन्हगी अक्षय। ये क्या है, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है, सुमित्रानंदन पंत, और चिंटी चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, ये शीर्षक का नाम है, पाठ का नाम, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तीसरा अब आता है, अब तीसरा में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। ये जो है ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का, 5 नंबर का। और इसमें क्या क्या रहेंगे, तो इसमें संदर्भ रहेगा और हिंदी अनुवाद। ठीक है, संदर्भ जो है इस पे आप सभी को, यानी कि संदर्भ पे 2 नंबर और प्लस आपको हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर मिलेगा। टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहला दिया है, ऐसा नगरी डैश डैश भाषायाम कारितः। ठीक है, दूसरा है, इदम नगरी डैश डैश विसुता। ठीक है, तीसरा है, वाराणसी सुविख्याता डैश डैश प्रशंसती। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, और ये वाराणसी चैप्टर से है। इसमें आपको पाठ का नाम लिखना होता है, लेखक का नहीं। ठीक है, इसमें आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। कैसे करना है जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिले, तो देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, संस्कृत गद्य आप लोग लिखोगे, और ऐसा नगरी डैश डैश कारितः। ठीक है, इसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यानी आपको सिर्फ वाराणसी से लिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे वाराणसी लिखेंगे। और इसके बाद देखिए इसका हिंदी अनुवाद आप लोग कैसे करोगे। ठीक है, तो इसमें हिंदी अनुवाद में क्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ऐसे आपको लिखना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इदम नगरी, ठीक है, ये वाला आप सभी लोग, और वाराणसी, ये दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा किताब से। ठीक है, ये आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, हम बताए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अस्माका संस्कृति, ठीक है, डैश डैश, यहाँ पे दृढ़ता चेती। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपके पेपर में भी आएगा ये, अस्माका संस्कृति, ठीक है, दृढ़ता चेती, ये वाला। अथवा यानी 2 रहेगा, आप लोग को अथवा करके दिया रहेगा, उसमें से आपको लिखना है। ऐसा कर्म विराम, ठीक है, डैश डैश संस्कृति पास्का। तो ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे, एकदा, ठीक है, बहव डैश डैश दास्याम, ये वाला, और नागरिक बहुकालम, ठीक है, डैश डैश दत्तान। ये क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चौथा। अब देखिए चौथा टॉपिक आता है पद्यांश, जो कि संस्कृत का इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ठीक है, और ये 5 नंबर का आता है। 5 नंबर में इसमें भी आपको 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे मिलेंगे। तो सबसे पहला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति से है। अब इसका आपको लिखना कैसे है जिससे आपको पूरे के पूरे जो है 5 नंबर मिले, तो यहाँ पे आपको लिखना इस तरीके से है। यानी सबसे पहले आपको संस्कृत पद, या आप लोग संस्कृत श्लोक लिख सकते हो। सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्,
संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी रहो, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यानी सब लोग रोग रहित हो यानी कि निरोग हो। सर्वे यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। पश्यन्तु का मतलब होता है देखना, ठीक है। भद्राणि का मतलब कल्याण को, यानी सब लोग कल्याण को देखे, यानी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् कोई भी दुखी न हो, ठीक है। अर्थात इस पंक्ति में, इस श्लोक में सभी के कल्याण की कामना की गई है। नेक्स्ट है नीर क्षीर डैश डैश कह, ठीक है। ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन था, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। ये हम आप सभी के, ठीक है, हर साल आने वाले पेपर से, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से और आपके पूरे किताब से, अलग अलग प्रकाशन से, सभी से काफी मेहनत से हम यहाँ पे आपको, ठीक है, और 5 सालों से एक्सपीरियंस जो है हमें, जो आपके हिंदी में 10th के ऑल सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं, सभी एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बता रहे हैं। सब बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, तो ये वाला, ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये अनुक्ति विलासा चैप्टर से है। नेक्स्ट है मानम हित्वा डैश डैश सुखी भवेत्, ठीक है, जीवन सूत्राणी चैप्टर से है, तैयार कर लीजिए बिल्कुल आप लोग। अब्दो दुर्गामी डैश डैश सपंडित, ये भी प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से पत्र वाला, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। सबसे पहले 5वां क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, तो ये 5 नंबर का ही आएगा, ठीक। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको रचना पर मिलेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लेखक का जीवन परिचय में सबसे पहले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको रट लीजिएगा। और सबसे पहले आपको देखिए हम बता देते हैं कि इसको आपको लिखना कैसे है, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है, जो भी नंबर रहेगा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है जीवन परिचय, ठीक है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे जीवन परिचय यानी जन्म इनका, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु इनकी, इसको आपको काले पेन से लिखना है। तो 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी था, ठीक है। अगर आपको माता का नाम याद है तो आप लोग लिखिए, नहीं याद है तो सिर्फ पिता का ही लिखिए। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो हमीरपुर में हुई थी। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। और गणित में कमजोर, यानी ये गणित में फेल हुए थे, इनकी गणित अच्छी नहीं थी, मैथ, तो गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा, ये इनकी पत्रिका थी, जिसका इन्होंने संपादन किया था, ठीक है, संपादन किया था। इसके बाद क्या हुआ, श्वास का दौरा पड़ने के कारण इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1941 ईस्वी में हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जगह नहीं था तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1941 ईस्वी में हो गया इनका निधन। इनकी प्रमुख रचनाएं आप सभी को लास्ट में जरूर 2-3 लिख देनी है। रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार भी थी, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर आपको रचनाओं पर ही मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना, पूरा जीवन परिचय आपको इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, देखिए जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। लिखना कैसे, सबसे पहले आप सभी को ऐसे लेखक परिचय लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 लिखना है, जयशंकर प्रसाद लिखनी है, और उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बनानी, इसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, नाम लिखना है जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं लहर झरना तितली, मृत्यु सन 1937 ईस्वी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को पढ़ने के बाद अगर ये चीजें आप लोग सही लिखे हो, बॉक्स बनाकर लिखे हो ना, ये टॉपर की तरीका है, टॉपर की कॉपी में लिखी गई तरीका है, देख सकते हो आप लोग। तो आपको क्या करना है कि ये आप लोग बॉक्स में ये इंपॉर्टेंट चीजें अगर लिखे हो तो टीचर इसी को पढ़ेंगे, अगर ये चीजें सही निकल गई तो इसी जगह 5 नंबर दे देंगे जैसे इनको मिली हुई है। उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालकर यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसी से पूरा जीवन परिचय यहाँ पे बनाया गया है, जो बहुत ही सही और जो है सही तरीका है, बिल्कुल अच्छी तरीका है। इसी तरीके से लिखने पर देखिए बच्चों को नंबर मिलता है, हमने आपको कई बार बताया है। और आप लोग आज बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे टॉपर की कॉपी, स्टेट लेवल के टॉपर की कॉपी ही देख रहे हो, जिससे
आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दुगुना बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ तक जीवन परिचय लिखना है और उसके बाद यहाँ से रचनाएं लिखना है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, जिसके कारण इनको पूरे 5 अंक। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर और डॉक्टर भगवत सराय, ठीक है, इनके दोनों आप सभी को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, 4 याद कर लिए, इससे बाहर कोई नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है कवि गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जीवन परिचय वो आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको, ठीक है, जो भी नंबर है आपको लिखने के बाद तुलसीदास आपको यहाँ पे लिख देना है, गोस्वामी तुलसीदास बॉक्स यहाँ पे बना लेना है। इसमें आपको गोस्वामी तुलसीदास, और देखिए हम आपको बता दें कि अगर आप लोग गोस्वामी तुलसीदास का जो इनका जन्म है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि ये लोग संत थे, ठीक है, कहाँ जन्मे हैं, कब जन्मे हैं, इसके बारे में कितने कवि विद्वान मत दिए हैं, लेकिन अलग अलग सबका मत है। इसलिए आपको यानी जहाँ पर गूगल पे या आपको बुक में, किताब में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को आपको सही मानना है। इनका कोई आपको, ठीक है, इनका 1554 बताएगा, कोई 1532 वगैरह बताएगा, यही सब, यानी कि इसमें मतभेद है, कोई क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म इनकी संवत 1554 ईस्वी में हुआ था। और देखिए अगर आप लोग संवत में लिख रहे हो तो आपको संवत में लिखना है, जन्म मृत्यु दोनों। अगर आप लोग इनका, ठीक है, सन में लिख रहे हो तो आपको सन में लिखना है, जन्म मृत्यु दोनों। ये नहीं कि जन्म आप लोग संवत में लिख दिए, मृत्यु आप लोग को सन में लिख दिए, ऐसा आपको नहीं करना, गलत हो जाएगा। स्थान राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक है, रचनाएं रामचरितमानस, मृत्यु 1600 यानी 80 ईस्वी में हुआ था, संवत। अब लिखना कैसे है, तो इसी तरीके से लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम रामबोला था, क्योंकि देखिए जो तुलसीदास जी थे, इनका जब जन्म हुआ था तो इनके मुख में दांत पाए गए, ठीक है, और ये जन्म लेते ही राम का नाम ले लिए, बोल दिए, जिसे इनके राम बोला या इन्हें तुला राम भी कहा जाता है। और दांत होने के कारण इनके मुख में, इनके माता पिता, इन्हें बचपन में इनके मुख में दांत हो गया था, ठीक है, जन्म लेते ही। तो इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ के नदी के किनारे कहीं फेंक दिए थे, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके मुख में दांत थोड़ी नहीं होता, वो बोलने थोड़ी नहीं लगते, इसलिए ये बोलने लगे तो भाई ये सबसे अलग हो गए। तो उस समय के लोग इन्हें राक्षस ही समझ लिए, तो इसको क्या किए कि इनको त्याग दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो थे ये सरयू प्रारूप ब्राह्मण थे, इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। अब इनको फिर कौन इनका सेवा पानी किया, तो वो जो थे वो स्वामी नरहरि दास थे, जो इनको अपने घर ले गए और इनका पालन पोषण किया और इन्हें साहित्य का ज्ञान दिया, ठीक है। इनका विवाह भी उन्होंने कराया रत्नावली से साथ, और ये अपनी पत्नी के प्रेम पास में बहुत ही अनुरुक्त रहते थे, यानी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में क्या हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है। और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु जो थी वो संवत 1680 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हुई, ठीक है। जैसे कहावत है, संवत 1680 80 गंग के तीर, सावर शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, इस तरीके से कोई कहावत है, तो आप लोग इसको भी तैयार रखना। रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, ठीक है, यही सब है। देखिए काफी थक चुके हैं, लेकिन हम आप सभी को बता रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा समय हो गया बोलते बोलते। नेक्स्ट यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा, ठीक है, तीनों हमारे चैनल पे, पूरे चारों थे, ठीक है, चारों हमारे चैनल पे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइएगा, वहां से आप लोग हिंदी के 10th हिंदी और 12th हिंदी, ठीक है, दोनों है, तो आप लोग उसमें से सुमित्रानंदन पंत का, सूरदास का, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखकर तैयार कर लीजिएगा। या आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करोगे हमारे चैनल का नाम, यानी कि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी। सूरदास का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहां पे भी आ जाएंगी। महादेवी वर्मा उसका भी आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग ऐसे तैयार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्या है टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट आ गया 6वां, जो कि श्लोक है, जो कि 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा। और अगर आप लोग 3 श्लोक याद कर लिए तो आप सभी का 1 जरूर पक्का आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो श्लोक होते हैं ये आपके संस्कृत का जो पद है उसमें दे देता है, ठीक है, श्लोक वाला में उसका संदर्भ अनुवाद लिखना होता है।
और बाकी एक तो नहीं ना देगा, क्योंकि 2 जो दिया रहेगा उसको आपको नहीं लिखना है। उसमें बोला रहता है कि जो इस प्रश्न पत्र में आया उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये वाला याद कर लीजिए, अब्दो दीर्घामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित, ठीक है, ये वाला याद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भागवत, ये वाला तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती, ठीक है, यही सब है। आप लोग तीनों को याद कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 2 नंबर तो बिल्कुल पक्का हो गया। नेक्स्ट आ गया 7वां क्वेश्चन, संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 2+2, ठीक है, ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही करना है, 2-2 नंबर का। कुत्र मरणम मंगलम भवति, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। नेक्स्ट है बहुत जितने भी है ना सभी वायरल क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन संस्कृत का नहीं आएगा, क्योंकि जितना वायरल था सभी हम आपको इस वीडियो में ही बता दे रहे हैं। दूसरा है चंद्रशेखर क आसीत, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, ठीक है। तीसरा क्या है, देखिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अब शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, तो मुझे, ठीक है, यानी मुझे ये लगेगा कि नहीं हमने इतना मेहनत किया तो किसी का यानी स्टूडेंट्स का लाभ हुआ, ठीक है, पढ़े, इनको तैयार किए और स्टूडेंट्स भी हमारे ठीक बातों को माने, वो अपने फ्रेंडों में इसको शेयर किए। तो आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही अगर आपको क्लास 10th की किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक की पूरी किताब के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट एक बार कर दीजिएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, जैसे मैथ, इंग्लिश, ये सब साइंस वगैरह हो गया, तो हमारे चैनल पे बिना पढ़े सभी विषय में पास होने की भी ट्रिक है। आपको इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दिखेंगी, ठीक है, जिसमें पूरी की पूरी वीडियो भरी हुई है, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। और हिंदी की कॉपी कैसे लिखे इस पे भी वीडियो है, आप लोग जरूर विजिट करके चैनल पे देख लीजिएगा। और डेली आप लोग पढ़ाई कीजिए, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, समय निकल जाएगा, आप लोग बहुत पछताओगे, इसीलिए समय रहते ही अगर आप लोग समय के बारे में सोचकर आप लोग समय की कीमत करने लगे तो आप लोग, ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट जरूर बन जाओगे। वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, तो विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृत मूलम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है पदेन बिना किम दूरम याति, ठीक है, तो यानी कि बिना पैरों का कौन दूर दूर तक जाता है, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, ठीक है, पत्र जो बिना पैरों से लेकर लोग जाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का पत्र है लोग उसे हाथों में हाथ लेकर जाते हैं, ठीक है, और उसको पैर नहीं होता है, वो चल के किसी के पास नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानम कुत्र संभवती, तो ज्ञानम जो है वो सर्वत्र संभवती, ठीक है, जहां पर भी ज्ञानी लोग रहेंगे वहां पर ज्ञान संभव रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वीर केन पूज्यते, तो ये पाठ का ही नाम है, वीर वीरल पूज्यते। नेक्स्ट है पुरुराजा क आसित, तो पुरुराजा एक भारत वीर आसित। पुरुराजा केन स युद्धम अकरोत, तो पुरुराजा अलछेंद्रेण स युद्धम अकरोत, ठीक है, इतना तैयार कर लीजिए, 4 नंबर बिल्कुल पक्का है। 8वां में आ गया पत्र लेखन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का पेपर में बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। 3 याद कर लीजिए, इसमें से एक भी इससे बाहर नहीं आएंगे। पहला है आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, ठीक है, लिखना कैसे है आप सभी को 28 नंबर पे आता है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, 4 नंबर का आपकी क्लास 10th में आता है। और इसमें अथवा करके दिया होता है, जैसे छात्रावास में रहने वाले अपने भाई को व्यायाम का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। और ये वाला जो पहला है छात्रवृत्ति वाला, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आपके पेपर में आने वाला है। अब आपको लिखना कैसे है, ठीक है, किस तरीके से टॉपर बच्चे लिखते हैं, कैसे लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे, यहाँ से आपको हम तरीका पूरा लिख करके बताने वाले इस कॉपी पर, ठीक है। तो ये बोर्ड की कॉपी, इस पे आपको लिखना कैसे, सबसे पहले देखिए इस तरीके से पत्र लेखन जैसे लिखा गया है, ऐसे आप सभी को लिख देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, तो आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 28।
इतना लिखने के बाद अब आपको नीले पेन का यूज करना है और नीले पेन से अब आपको लिखना स्टार्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले कि ये किस पे है, ये पत्र लेखन, तो ये प्रधानाचार्य को लिखना है। तो आप सभी को देखिए सबसे पहले लिखना स्टार्ट जो करना है यहाँ से करना है, यानी कि सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय यहाँ पे लिखना है उसके नीचे। और उसके बाद आपको इसके नीचे वाले लाइन में यहाँ पे आपको अपनी स्कूल यानी स्कूल कॉलेज का पता लिख देना है और आपको जिला वगैरह लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चीजें जैसे हम लिखते हैं उसी तरीके से आपको भी लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखना। इस तरीके से आपको लिखना है सेवा में कामा, इसके नीचे आपको इसी के सोझाई से स्टार्ट करना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इसके बाद फिर से कामा राजकीय इंटर कॉलेज कामा बागपत उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज का पता आपको डाल देना है। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है विषय लिखना। विषय किस पे है, देखिए विषय छात्रवृत्ति के लिए आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आपको विषय ब्लैक पेन से लिखना है एक लाइन की गैप देकर, और इस लाइन में आपको लिखना है छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को लिख देना है विषय, और यहाँ पे आपको ब्लैक पेन का यूज करना है विषय लिखने के लिए। ठीक है, और इसके बाद आपको एक लाइन की फिर से गैप देना है और यहाँ पे आपको महोदय हेडिंग डालना है। ठीक है, यानी एक तरह से महोदय डाल करके कामा लगाना है। कि इतना आपको सबसे पहले लिखना है, और टीचर जो होते हैं वो आपके सिर्फ इसी जो स्ट्रक्चर होता है ना लिखने का, इसको सबसे पहले देखते हैं। अगर ये चीजें ठीक है तो वो आपको पूरे अंक दे देते हैं। तो इतना आपको करने के बाद अब यहाँ से महोदय कामा लगाने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आपको नीले पेन से लिखना है। अब इसमें आप लोग किस कारण से छात्रवृत्ति लेकर के पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो कोई ना कोई मजबूरी होगी तभी। तो आपको देखिए कैसे लिखना है, यानी सविनय निवेदन है कि पहले स्टार्ट करना है यहाँ से कि सविनय एक यहाँ पे एक लाइन की, यानी इस लाइन से नहीं लिखना है, इस लाइन से। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक किसान है। इस वर्ष फसल पैदावार अच्छी नहीं हुई जिस कारण से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महोदय मैंने पढ़ाई में सदैव अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कृपया, ठीक है, आपसे निवेदन है कि आप यानी कि छात्रवृत्ति हमें देने का कष्ट करें, कृपा करें। ठीक है, यही चीजें आपको लिखना है। बहुत ही इजी होता है। आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जो चीजें हम बताए अब यहाँ से आपको लिखना है वही चीजें। ठीक है, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक किसान है। इस वर्ष फसल पैदावार अच्छी नहीं हुई। ठीक है, तो यही चीजें आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। इतना आपको लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक किसान है। इस वर्ष फसल पैदावार अच्छी नहीं हुई जिस कारण हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। महोदय मेरे पढ़ाई में यानी मैंने पढ़ाई में सदैव अच्छे अंक प्राप्त किए। यही चीजें आपको फिर इसके बाद लिखनी है।
यहाँ तक आप सभी को लिखना है। अब इसके बाद क्या है कि इसके नीचे यहाँ पे सादा पेज नहीं है, ठीक है, इसके नीचे एक ही लाइन बचा है, यहाँ पे सादा पेज जो है नहीं बचा है। तो अब आपको क्या करना है, इस पेज के ठीक पीछे से आपको लिखना स्टार्ट करना है बाकी की चीजें। अब देखिए आपको अगले पेज से, ठीक है, यानी जो बची चीजें है उसको अब आपको लिखना है, यहाँ से जितना बची उसी जगह से स्टार्ट करना है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें, जिससे मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, ठीक है, ये चीजें लिख देनी है। उसके बाद इस साइड में आपको लिखना है धन्यवाद, और दिनांक जो भी जिस दिन एग्जाम दे रहे हो वही आप लोग दिनांक यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे 18/2 और 2000 जो भी सन है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम आपको नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इसके जगह ख लिख सकते हैं। और इसके बाद क्लास यहाँ पे 10वीं लिख देना। अगर रोल नंबर अनुक्रमांक लिखना चाहते हो तो नीचे आप लोग अनुक्रमांक भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी को पूरा पत्र लेखन करना है। अगर आप लोग इस तरीके से पूरा लिखते हो पत्र लेखन, तो आप सभी को पूरे के पूरे 4 अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें तो आप सभी को देखिए, जैसे यहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य, ये विषय हो गया, सब चीजें आपको उसी क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें तो कॉमन है, आप लोग किसी भी पत्र लेखन लिख रहे हो तो ये चीजें तो आपको लिखना ही है, महोदय सेवा में सब, ठीक है। तो ये सब ट्रिक है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। निबंध में कौन कौन से निबंध है, कितने नंबर का ये आता है, तो निबंध जो है इस बार आपके पेपर में 7 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है, 7 नंबर का। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से निबंध है। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, ये इस तरह से भी आ सकता है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। अगर पर्यावरण दे दिया तो आप लोग जो याद किए, यानी जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वही आपको पूरा का आंसर लिखना है, ठीक है, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रदूषण की समस्या और समाधान। नेक्स्ट है विज्ञान अभिशाप या वरदान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या में समाधान। राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, ठीक है। ये आप लोग यानी कि 5 याद कर लीजिए, इससे बाहर कोई भी निबंध नहीं आएगा। अब देखिए आपको जैसे हम यहाँ पे एक बता देते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ठीक है। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले जैसे निबंध लेखन है तो काले पेन से निबंध लेखन लिख दीजिए। प्रश्न नंबर आप लोग जरूर डाल दीजिए, तो 30 नंबर पे तो 30 नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए निबंध किस पे लिखना है, तो पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है। तो आपको यहाँ पे ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन का यूज करके यहाँ पे लिख देना है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है, थोड़ा बड़े अक्षर में लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए आप सभी का सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये निबंध लेखन में हिंदी कोटेशन, यानी एक तरह से आप लोग जिस यानी निबंध पे लिख रहे हो, आप लोग निबंध लिख रहे हो उसी से रिलेटेड आपको हिंदी शायरी लिखना होता है, एक तरह से समझिए, ठीक है। ये जो होता है ये आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। आप लोग निबंध बहुत यानी 5-6 पेज लिख कर आते हो खूब अच्छे तरीके से, लेकिन क्या है कि आपका हिंदी में पूरे नंबर नहीं आता है, निबंध पे ही नंबर कट जाते हैं। अब टॉपर बच्चे जो होते हैं वो टॉप कैसे कर जाते हैं, टॉपर कैसे बन जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो ये हिंदी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, ये चीजें वो जरूर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, काले पेन का यूज करना है और इसमें लिखना है पर्यावरण की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा, ठीक है। पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ। तो ये हिंदी कोटेशन है जो बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा है, इसको आप लोग को जरूर लिखना है। इसी 2 लाइन को पढ़ने के बाद ही टीचर आपको पूरे नंबर इस निबंध पे दे देंगे, ठीक है। वो इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि आप टॉपर बच्चे हो। अब इतना लिखने के बाद 1 या 2 लाइन की गैप देना है। अगला हेडिंग रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में आप सभी लोग इस पूरे निबंध को बनाने में जितने हेडिंग का यूज करेंगे ना, वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो आप देखिए रूपरेखा हेडिंग डालकर इसमें पहला हेडिंग हम लोग प्रस्तावना यूज करेंगे। तो प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण की समस्या, और अगली हेडिंग है प्रदूषण को रोकने का उपाय, और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार रहेगा, ठीक है। तो ये हेडिंग है जिसको हम पूरे इस निबंध लेखन को बनाते समय यूज करेंगे। तो पहला हेडिंग क्या है, प्रस्तावना है, तो आप सभी को प्रस्तावना ऐसे हेडिंग डाल देना है काले पेन से। उसके बाद देखिए इसमें लिखना कैसे है, ठीक है। आपको प्रस्तावना में ना परिचय देना होता है, जैसे आपसे कोई आपका परिचय पूछता है तो आप लोग जैसे परिचय अपना देते हो ना, उसी तरीके से ये पर्यावरण प्रदूषण है जिसमें आपको प्रस्तावना में इसका परिचय देना है। तो देखिए परिचय में क्या है, आपको ऐसे लिखना है, पर्यावरण का अर्थ है कि हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें हम सब निवास करते हैं यानी रहते हैं, हम भी हैं, आप भी है, आपके परिवार भी है, यानी
सभी लोग हैं, पूरे विश्व के लोग हैं, ठीक है, रहते हैं। और ये हवा, पानी, भूमि आदि जैसी कई चीजों से बना है। हम लोग जिस यानी कि ये वातावरण में रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, यहाँ पे हवा भी है, पानी भी है और भूमि भी है, ठीक है। आपको पता है धरती माँ है जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिसपे हमारे यानी ये जो अनाज होते हैं, फसल होते हैं, वो चीजें उसी पर उगती हैं। तो इस तरीके से हवा, पानी और भूमि आदि जैसी कई चीजों से बना है, ठीक है। लेकिन जब इस पर्यावरण में कुछ हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जल है, वायु है, मिट्टी है आदि जो है प्राकृतिक तत्व दूषित होने लगता है, और जो है उनका प्राकृतिक स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। और इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो ये चीजें आप सभी को पहले लिखना है, पहले पेज में। तो पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। इसी तरीके से आपको पहला पेज को लिखना है, ठीक है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल। अब देखिए अगले पेज में आपको कैसे लिखना है। और अगर ये भी चीजें हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज में लिखना है निबंध लेखन, जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज में लिखना है, जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिले। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रदूषण का अर्थ। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ये चीजें आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो आज हमारे वातावरण में जो प्रदूषण है वो कई प्रकार के प्रदूषण फैल गया है, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण जिसे रासायनिक प्रदूषण भी कहा जाता है, और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। अब आपको क्या करना है, इसकी एक एक हेडिंग को डालकर उसके बारे में आप सभी को लिखना, बहुत ही ये ईजी है, ठीक है। और हम आपको बता दें, हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, इसलिए हम यानी कि एग्जामिनर है, टीचर है, तो हम आपको जो तरीका बता रहे बिल्कुल सही तरीका है। इसी तरीके से लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण, यानी पहला इसमें जो प्रदूषण है इसको वायु प्रदूषण हेडिंग डाल देना है। और वायु प्रदूषण को आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में डेली इसको महसूस कर रहे हो, ठीक है। डेली आप लोग इसका यानी कि इसको देख रहे हो, एक तरह समझिए। जैसे क्या है कि वायु प्रदूषण जो है, आप लोग जहां पर भी हो आपके आसपास वायु है, जैसे आपके अगल बगल जैसे क्या है कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है। मर जाते हैं तो क्या होता है, 4-5 दिन में जो है महकने लगते हैं, उनसे जो है गंध आने लगती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो वायु के माध्यम से ही आपके पास आती है, ठीक है। तो वो चीजें वहां पे क्या होती है, वायु प्रदूषित हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया फैल जाती है। तो यही सब चीजें तो आप सभी को लिखना है। देखिए वायु प्रदूषण, पहले वायु प्रदूषण हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। उसके बाद वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। वायु प्रदूषण मुक्त वायु के दूषित करने के कारण होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है, जैसे यानी कि जुधारी अपनी क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन, हम सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो पेड़ पौधे करते हैं का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों यानी फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है। और इससे भी निकलने वाला धुआं है, और इसके अलावा जो भी कार, बस, मोटर कार, इन सब चीजें ये जो चल रही है ना डीजल, पेट्रोल से, इनसे भी निकलने वाले धुआं जो है वो ये हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। और यही सब चीजें आपको लिख देना है। इसके बाद आपको अगर याद है, ठीक है, अगर लिखना चाहते हो, अगर आपको यानी जो पहला हिंदी कोटेशन था उसके अलावा भी अगर आपको हिंदी कोटेशन याद है तो आप लोग बीच बीच में एक एक हेडिंग पूरा होने के बाद यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर याद है तभी, नहीं तो नहीं याद है तो ये नहीं कि आपको लिखना है, यहाँ पे सोचना है हमें कि कौन सा लिखना है और आपका टाइम चला जाए, ठीक है। तो अगर याद है तो जरूर इसका यूज कीजिए। यहाँ पे शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार, ठीक है। ये चीजें आपको जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण भी बहुत ही सरल है, इसमें आपको कुछ भी जो है याद करने की जरूरत नहीं, डेली आप लोग इसको अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो। अगर जल नहीं मिला, अगर आपको 5 दिन भी जल नहीं मिलता है ना, तो आपकी जो शरीर है ना उसमें के सभी तत्व बेकार हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग यानी कि जल के बिना जो है आपका हर एक चीज जो है, हर एक दिमाग वगैरह सभी चीजें काम करना बंद कर जाएंगी, ठीक है। जल है तभी कल है, ठीक है। जल ही जीवन है, जैसा कि आप लोग गांव-गांव में जो पानी के टैंकरें गर्मियों में जाती है उस पे लिखा होता है पीछे कि क्या है, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो क्या है, हम सभी लोग जीवित रहेंगे, नहीं न रहेंगे। तो इसलिए क्या है, यही चीजें आप सभी को लिखना है, ठीक है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि आप सभी को पता है। जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैस
आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और ठीक है अन्य जल स्तरों में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारी होती है, जैसे दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है, दस्त, पेचिश, बुखार, टाइफाइड इत्यादि है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जल प्रदूषण से ही हो रहा है। दस्त, पेचिश लोगों को पड़ने लगता है। ठीक है, बार बार वो लोटा लेकर खेतों में जाने लगते हैं, तो वो क्या होता है, यानी वो जल प्रदूषित हो जाता है। जल में एंट अमीबा जो है यानी हो जाता है, एंट अमीबा वाला पानी, दूषित पानी कोई पी लेता है तो वो बार बार लोटा लेकर खेतों में जाने लगता है। ठीक है, उसको दस्त, पेचिश इस तरीके से होने लगता है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हैजा है, और फिर हैजा जो है ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो दूषित जल को पीने से होता है। जैसे कई पानी ढका नहीं है, कई दिन का है, उसमें मच्छर बैठे, मक्खी बैठी है, उसको लोग पी लेते हैं, गंदा पानी है, ठीक है, पी लेते हैं, तो क्या होता है, हैजा बीमारी हो जाता है। ठीक है, और बाकी ये दस्त पेचिश वाला तो आप लोग समझ गए। बाकी फिलहाल इस समय लोग लोटा लेकर नहीं जा रहे हैं, इस समय लोग जो है शौचालय घर घर पे बन गया है। तो यही सब चीजें आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। क्या है कि जैसे ये घरों के नालों में जो गंदे पानियां बह रही है ना, ये क्या होते हैं, ये नदी और तालाबों में मिल जाते हैं, जिससे पूरा नदी और तालाब प्रदूषित हो जाता है। और कल कारखानों से निकलने वाली अनेक प्रकार की विषैली गैसें वगैरह, विषैली कार्बनिक चीजें जो है वो जल में मिल जाती हैं, जिससे जो है जल प्रदूषित हो जाता है। यही सब चीजें आपको लिखना है। जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल, ये चीजें लिख लेनी है। ध्वनि प्रदूषण अगला हेडिंग रहेगा। ध्वनि जो है, ध्वनि प्रदूषण तो ये बिल्कुल आम है, बिल्कुल सरल चीजें हैं। आपको हमारी वीडियो में भी कभी कभी जो है बस, ट्रक के, ट्रेन वगैरह के हॉर्न सुनाई देती, वो भी एक प्रकार की प्रदूषण है। ठीक है, तो आप लोग स्कूल, अपने घर से स्कूल जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, सड़क से जा रहे हो, तो आपके साथ साथ यानी आपके जा रहे हो तो आपके कई गाड़ियां पास ले रही हैं जो आपको हॉर्न दे रही हैं। ठीक है, जो है कार है, मोटर है, बस है, ट्रैक्टर है, ये सब चीजें जो हॉर्न देती है ना, यही क्या होता है, यही ध्वनि प्रदूषण है। तो आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, मोटर कार, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पे पड़ता है, जिससे लोगों के अंदर बहरापन हो जाता है, जिससे सुनाई कम देता है। ठीक है, और चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। ये सब चीजें आपको लिखना है, इसका भी पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक प्रदूषण, अगला हेडिंग। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए क्या है कि दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी क्या है कि जो ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इनको खाने के लिए अन्न चाहिए, अनाज चाहिए। ठीक है, तो अब किसान क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में, फसलों में ज्यादातर दवाइयों, कीटनाशकों, यूरिया, डाई, इन सब चीजों का यूज करके अपने फसलों का जो पैदावार है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है, रासायनिक प्रदूषण बढ़ रही है, जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल नष्ट होती जा रही है, उसका जो है तत्व उसका नष्ट होता जा रहा है। प्रदूषण का कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण जो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है पूरे विश्व में। ठीक है, और औद्योगिकरण भी है, यानी जो फैक्ट्रियां वगैरह बन रही है ना, पेड़ पौधे को काट करके वहां पे लोग फैक्ट्रियां बना दे रहे, कारखाने बना रहे, ये सब चीजें हैं। मत फैलाओ और प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, प्रदूषण पर नियंत्रण लाए, बीमारियों को दूर भगाए। इन्हीं सब कारणों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित धुआं, जल प्रदूषण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये सब चीजें आप सभी को लिखना है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग लिखते हो तभी आप सभी को पूरे के पूरे जो है यानी कि 7 नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। पूरा को रोकने का उपाय, प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। ठीक है, ये काले पेन से लिख लेना है। और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम है। ठीक है, यानी कि प्रदूषण को हम लोग किस तरीके से रोकेंगे, तो पहले कि यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम होना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो होने चाहिए सबको। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, यानी कि जो जैसे गाय भैंस सब मर जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं, नदी तालाबों में फेंक देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। धुआं से
बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां लोग नहीं रहते हैं, जंगलों में बनवाया जाए। ठीक है, प्रदूषण को दूर भगाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरे वाले डब्बे में ही डालें। ठीक है, इधर उधर न फेंके, कचरे वाले डब्बे में ही डालें। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला हो जाएगा इस तरीके से, अगला हो जाएगा उपसंहार। प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक लोग ही पर्यावरण को बचाएगा, इसमें जितने भी विश्व के सभी लोगों को मिल करके, ठीक है, पर्यावरण को वो बचाएंगे तभी बच पाएगा। अगर हम बचा रहे, बाकी के लोग अगर जो पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं तो कैसे बचेगा? एक लोग किससे बचाने से होगा नहीं ना। वही चीज यहाँ पे है, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए लिखा गया है, जो बिल्कुल सही और सटीक तरीका, परफेक्ट तरीका। इसी तरीके से आपको भी लिखना, अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे यहाँ पे 7 नंबर मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इनको पूरे 7 नंबर मिले। बाकी आप सभी को लिखना कितने पेज में है, तो अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो और आप सभी के हिंदी के पेपर में 7 नंबर का निबंध आता है, ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, यानी आपको 4 से 5 पेज में टोटल लिखना है, तभी आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग क्लास 12th में हो और आपके पेपर में 9 नंबर का आता है, तो आपको 6 से 7 पेज में टोटल आप लोग लिखोगे, तभी आप सभी को पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से लिखना है जैसे हमने आपको बताया, हेडिंग डाल डालकर। और अगर हिंदी कोटेशन आपको 2-3 और याद है तो बीच बीच में आप लोग यानी पर हेडिंग के बाद आपको यूज कर सकते हो, और भी अच्छा रहेगा। देखिए, विज्ञान अभिशाप या वरदान, ठीक है, ये हम बताए हुए, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। 5-6 दिन हो रहा है, अभी हमने पूरा इसके बारे में बताया है लिखित रूप से, आप लोग देख लीजिएगा जरूर। जनसंख्या वृद्धि की समस्या में समाधान, ठीक है, ये भी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति, इसकी वीडियो आने वाली बहुत जल्दी। और मेरे प्रिय कवि, इसका हम बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है 10वां में खंड काव्य, जो कि 3 नंबर का आपके पेपर में आता है। ठीक है, खंड काव्य जो होता है ये जिला वाइज होता है, यानी ये जिले के हिसाब से आता है, और कई दिया रहेगा जिसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर इसमें से करना होता है। जैसे मुक्ति दूत हो गया, ठीक है, 3 नंबर का रहेगा। मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, ठीक है, जय सुभाष, करणवीर, तुमुल, इस तरीके से कई दिया हुआ है। अब देखिए, ये जिले के हिसाब से आपको तैयार करके जाना है। आप लोग जिस जिले के हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कमेंट करोगे तो हो सकता है हम ट्राई करेंगे कि आप सभी को हम बता दें कि आप लोग इस जिले के हो तो आपको ये वाला खंड का पढ़ना याद करना है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी का जो प्रथम जो नाटक यहाँ पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? नाटक। तो यहाँ पे हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो नहुस है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? डी राइट है। अगर यहाँ पे पूछ देता कि हिंदी का प्रथम, ठीक है, कहानी क्या है, तब यहाँ पे इंदुमती होता, लेकिन यहाँ पे नाटक पूछ रखा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, जीवनी के लेखक हैं, ठीक है, ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जीवनी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अमृत राय, ठीक है, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, और डी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जीवनी के जो लेखक है वो अमृत राय है, ठीक है, जिनकी रचना कलम का सिपाही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना? ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीड़ का निर्माण। तो यहाँ पूछ रखा है ये किसकी रचना है? क्या पूछ रखा है? रचना। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और गुलाब राय। तो ये जो नीड़ का निर्माण है, ठीक है, ये क्या है? हरिवंश राय बच्चन का रचना है। जो अमिताभ बच्चन को सब कोई जानता है, उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, उन्हीं की ये रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्या है? राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग पहले ही इसका आंसर, ठीक है, हमारे लाइव चैट में देते रहिए। यहाँ पे देखिए, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे जयप्रकाश भारती, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, और महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बर्फ की गुड़िया। तो यहाँ पे इनके लेखक जो है वो जयप्रकाश भारती है। ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस मीमांसा किसकी रचना है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रस मीमांसा किसकी रचना है? तो यहाँ पे देखिए रस मीमांसा जो है वो किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, जिनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना। अब देखिए यहाँ पे विधा पूछ रखा है। ठीक है, विधा का मतलब है कि ये जीवनी है, आत्मकथा है, निबंध है या उपन्यास है। ठीक है, या क्या है, यानी किस विधा की रचना है पूछ रखा है। तो यहाँ पे क्या भूलू क्या याद करूं, ये क्या है? आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन का। तो यानी इसमें विधा क्या है? आत्मकथा। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पी में। ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन भी हमने ले लिया है। यानी 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं हर एक टाइप के, यानी अलंकार, छंद, गद्य, पद, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन हमने इसी में ले रखा है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ही कथन सही है। पहला है रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, ये गलत है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल नाटककार नहीं थे। नेक्स्ट है ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत है क्योंकि ये नाटक नहीं था। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो निबंध है उसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बाकी ये भी गलत है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो ये जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कहाँ पे लिखना है? OMR सीट पे लिखना है। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर आपको लिखना है। पहला है महादेवी वर्मा की रचना आंधी है, ये गलत है क्योंकि आंधी जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। ठीक है, तो ये दूसरा क्या है? सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो प्रसिद्ध निबंधकार है। बाकी ये भी गलत है क्योंकि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है और मित्रता जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद का नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, चिंतामणि किस विधा की रचना है। अब देखिए यहाँ पे भी विधा पूछ रखा है। ठीक है, तो चिंतामणि नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या कहानी है। तो देखिए जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठूठा आम के लेखक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ठूठा आम के लेखक जो है वो भगवत शरण उपाध्याय है। ऑप्शन डी राइट है। जयप्रकाश भारती का रचना है, जयप्रकाश भारती जो है उनका रचना क्या है? ठीक है, यामा, साकेत, उजली आग, देश हमारा। जयप्रकाश भारती जो है ठीक है वो प्राकृतिक और आकाश ठीक है और देश के बारे में ज्यादा लिखते थे। तो यहाँ पे जयप्रकाश भारती की रचना देश हमारा है। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे विचार विधि ठीक है किस विधा की रचना है। यहाँ पे भी विधा पूछ रखा है। तो विचार विधि जो है वो निबंध है। ऑप्शन यहाँ ऑप्शन क्या है? ए राइट है। नेक्स्ट है मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरी कॉलेज की डायरी जो है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है रात का तत्सम होगा, तो रात का जो तत्सम है वो रात्रि होगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है रोला में कितने चरण होते हैं। ठीक है, रोला में जो होता है वो 4 चरण होते हैं। ऑप्शन बी राइट है। तथ्यों का संधि विग्रह है। ठीक है, तथ्यों यानी तथ्यों का संधि विग्रह जो है वो तथा प्लस एव है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन अफठ किस लकार का रूप है। ठीक है, तो अफठ जो है यानी जिसमें अ आ गया, अहस्तु आ गया, ठीक है, अहसत आ गया या कुछ भी अगच्छत आ गया, अ लगा है तो आप लोग ठीक है बिल्कुल बिना सोचे समझे लंग लकार पे इस तरह से चिन्ह मार दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है हसतु शब्द हस धातु के किस लकार और रूस है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हस्तु आ गया यानी इस तरह से यहाँ पे ये टांग वाला आ गया, उ की मात्रा छोटी उ बड़ी उ की, तो आप लोग सीधे लोड लकार पे मार दीजिए। कोई भी आपका ठीक है धातु रूप में आएगा तो आप लोग लोट लकार पे मार दीजिएगा।
तो यहाँ पे 19 का बी राइट है। हमने धातु रूप और शब्द रूप का ट्रिक भी बताया पहचानने के लिए, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग हमारे चैनल पे जरूर देख लीजिए। आप लोग YouTube पे सर्च कीजिए, ठीक है, धातु रूप पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएगी, आप लोग वहां से आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, 4 राहों का समूह का समास विग्रह है, ठीक है। तो 4 राहों का समूह यानी इसमें जो समास विग्रह है वो क्या है, चौराहा होगा। 4 राहों का समूह जहाँ पे रहता है उसे क्या कहते हैं, लोग चौराहा ही ना कहते हैं। अगर आप लोग मार्केट में जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा, या सिटी में। नेक्स्ट है यहाँ पे राजा रानी में कौन सा समास है। अब देखिए राजा रानी, तो इसमें आप लोग लिखोगे, इसका समास विग्रह करोगे तो इसको राजा और रानी करोगे, ठीक है। यहाँ पे यानी और लगेगा, तो जिसमें और शब्द की लोप हो जाए वहां पे द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची देखिए अनल, पावक, ठीक है, आग, यानी सभी, उक्त सभी क्या है, अग्नि के पर्यायवाची है, आग के। नेक्स्ट है स्वागतम का संधि विग्रह होगा। तो यहाँ देखिए जहाँ पे आधा स्व लगा हो और यहाँ पे आधा स्व और वो लगा हो, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सु हो जाता है, यानी इस तरह से ऊ की मात्रा हो जाता है, सु। तो यहाँ पे सु प्लस इसमें व में क्या लगा है, आग की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे आग तम, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इत्यादि जो है इसमें यड़ संधि है, और आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको सिर्फ यड़ संधि ही पढ़नी है। नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। देखिए नदीसु, जिसमें नदीसु यानी लास्ट में सु और यहाँ पे इस तरह से टांग दिया हो, तो ये जो है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, किसी में भी आ जाए, ठीक है, फल में आ जाए, किसी में भी आ जाए, यहाँ पे नदी सु आ जाए लास्ट में, तो आप लोग सप्तमी विभक्ति बहुवचन इस तरह से ट्रिक से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, नदाम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नदाम दे दिया, इसमें किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, उसमें था सप्तमी विभक्ति बहुवचन और इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये नदाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। 7वां क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। बादल का जो पर्यायवाची होता है वो वारिद होता है, ठीक है। वारी यानी होता है पानी का पर्यायवाची। अगर पानी के जितने भी पर्यायवाची है उसमें अगर आप लोग द लगा दोगे तो वो बादल की पर्यायवाची बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वारिद, ठीक है। जैसे हो गया जल, तो उसमें द लगा दोगे तो जलद, तो वो बादल का बन जाता है। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद कर लो। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो ये जीवनी है अमृत राय की, आगे हमने आपको बताया। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चरण कमल बंदो हरिराई है, ठीक है, वो कौन सा है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है कि जो चरण है, ठीक है, उसका कमल से यानी भेद रहित इसमें आरोप है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए जो मन की तुलना है वो पीपल के पत्तों से की जा रही है, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या उपमा अलंकार, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 31, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे सीता मृग नैनी यानी ये क्या है, करुण रस है, इसमें करुण शोक का बात कहा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पे है जेठ का तत्सम होगा, तो जेठ का जो तत्सम होगा वो ज्येष्ठ होगा, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे गलत मत कीजिएगा, यहाँ पे ज्येष्ठ दिया है और यहाँ पे ठ, तो आप लोग ठ वाले को सही लिखिएगा। नेक्स्ट है 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, तो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं, ऑप्शन ए राइट है। 34 क्वेश्चन है, परिवार शब्द में उपसर्ग है, ठीक है, यहाँ पे उपसर्ग, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन इससे आएगा उपसर्ग से। तो यहाँ पे क्या है, परिवार में क्या है, प्र है कि प्री है कि वार है कि आ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उपसर्ग का मतलब कि आगे इसके शब्द क्या लगा है, तो आगे का शब्द उपसर्ग में देखा जाता है, तो इसमें परी लगा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट।
नेक्स्ट है 35, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय आ गया तो इसमें क्या है कि वर्ड के पीछे शब्द लगे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें पीछे क्या लगा है, इसमें नाहट यानी आ की मात्रा है हट, तो इसमें क्या हो गया आहट लगा है, ठीक है, सनसनाहट, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय। फिर से देखिए प्रत्यय पूछ रखा है यानी पीछे लगा हुआ शब्द है, तो यहाँ पे चढ़ाई पीछे क्या लगा है आई, तो यहाँ पे बड़ी ई है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 37, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें भी लास्ट का आप लोग देखोगे तो इसमें त्व है, ऑप्शन डी राइट। 38 क्वेश्चन, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। इसमें भी लास्ट का पूछ रखा है, इसमें क्या है हट, तो ऑप्शन सी राइट है। वट प्रत्यय है, वट प्रत्यय किसमें लगा है, किसमें लगा है बताइए, लिखावट में कि चढ़ाई में कि सनसनाहट में कि कोई नहीं। इसमें आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर किसको बताना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही सरल है, इस शब्दों में दिख रहा है बिल्कुल, आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। आई होप तो आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, शताब्दी में कौन सा समास है। अब हम आपको बता दें कि जैसे कोई भी वर्ड दिया है, शब्द दिया है, उसमें संख्या का लोप होता हो, ठीक है। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, यानी इसमें संख्या का लोप हो रहा है कि नहीं, 4 राह हो गया, इसमें शताब्दी 100 वर्ष हो गया, यानी इसमें संख्या आया है। तो जिसमें संख्या का बोध होता हो वहां पे द्विगु समास होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है, ठीक है, तो हरिद्रा जो है वो हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। नेक्स्ट है कपूर शब्द का तत्सम शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कपूर का जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्पूर हो जाएगा, यानी कर्पूर, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ठीक है। आप लोग मात्रा का ध्यान रखिएगा, इसमें इधर का है और इसमें इधर का है, तो यहाँ पे ये वाला सही है। 43 क्वेश्चन आ गया, सावन शब्द का तत्सम है, ठीक है। सावन शब्द जो है इसका तत्सम श्रावण है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है कुआं शब्द का तत्सम है, कुआं जो है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कूप हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। रोला छंद में कितनी मात्राओं पर यति होता है, यति का मतलब इस तरह से, ठीक है, तो वो कितने मात्राओं पर होता है, 11 और 13 मात्राओं पर, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का आएगा। पठावह शब्द पठ धातु के किस लकार पुरुष व वचन का रूप है। पठावह, ठीक है, तो ये जो है ये लोट लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन है, ऑप्शन बी राइट है। सभी आप लोग देखिए, आप लोग, ठीक है, हस का, हस्तु का यानी हंसना का, पठ का, ये सब आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, पूरा का पूरा, कहीं से भी आ सकता है। तैयार करते समय आप लोग, ठीक है, आप लोग पुरुष का, वचन का, लकार का जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। और अगर हम आप सभी से पूछे कि हास्य रस, जो हास्य रस होता है, ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रस के कितने अंग होते हैं। रस जो होता है उसका 4 अंग होता है, क्या होता है, 4 अंग, ठीक है। कौन कौन सा होता है, तो देखिए स्थायी भाव, ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यानी ये 4 क्या होते हैं, रस के अंग होते हैं, इसी से रस बनते हैं।